अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आपका जो प्रेशर था उसने आखिरकार मजबूर कर दिया पाकिस्तान की हुकूमत को घुटने टेकने पे कि आज ऐलान करना पड़ गया कि जनाब इमरान खान को 25 फरवरी को हम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देंगे। ये क्या था? ये आपका प्रेशर था और ये इंटरनेशनल प्रेशर भी था। दोनों ने मिलकर ये काम किया और उसका ज़रा तज़किया करते हैं कि ये क्या सूरत-ए-हाल बन रही है और किस तरीके से बन रही है। लेकिन जो भी है, इसका हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से और फिर इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं, वो भी चल रही हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो खबरें हैं, वो चल रही हैं। उसका ज़रा तज़किया करेंगे। आपको पता है मरीम साहिबा का हुआ है। उसकी भी ज़रा बात कर लेंगे। रिहाई फ़ोर्स जो इमरान खान के लिए बनाई जा रही है, बल्कि अब तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आ रहा है। उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे और साथ ही साथ जो अलीमा खान साहिबा का बल्कि आज का जो इंटरव्यू है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो भी देखेंगे और ये जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, ये भी बात करनी है और ख़ास तौर पे कौमी हुकूमत अब याद आ गई है। कौमी हुकूमत की भी ज़रा बात करते हैं और इन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब असद फैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं ये आप? आज आप इतने रमज़ान की वज़ह से चमक रहे हैं या क्या वजह है? रमज़ान में तो अल्लाह का नूर होता ही है, लेकिन इस वक़्त मेरी ये जो लाइट है मेरे सामने फेस फेस पे पड़ रही है, इस वज़ह से मैं चमक ज़्यादा रहा हूँ। नूर नूर की बारिश हो रही है आपके ऊपर। नूर की बारिश हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये बाकी चीज़ें तो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एक बड़ी ही इंटरनेशनली एक इम्पोर्टेंट खबर आई है जो कि हमें भी ज़ाहिर है कि मुतासिर कर सकती है और वो ये है कि आपको मालूम है कि जो इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर हैं माइक हकबी और आप उनको जानते होंगे और हम भी उनको जानते हैं क्योंकि ये सदारती इलेक्शन भी लड़ चुके हुए हैं। मुझे याद है कि उस वक़्त वहाँ पे जब ये होते थे तो उनसे अक्सर मुलाकात भी रहती थी और ख़ास तौर पे इनके साथ इंटरेक्शन इस वाले से भी होता था कि ये थोड़ा-सा इंटरनेशनल चीज़ों को भी जानते थे। तो ये माइक हकबी जो हैं आजकल एम्बेसडर हैं अमेरिका के इसराइल में, उन्होंने जो काल वो जो है टकर का कार्लसन जो हैं, उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उस पे मैं चाहूँगा कि आपका तज्ज़िया भी आ जाए। ये ज़रा देखिएगा कि वो क्या कहते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो उन्होंने दी है, उस पे ज़रा देखिएगा कि क्या कहते हैं। This particular area that we're talking about now, Israel, is uh, is a land that God gave through Abraham to a people that He chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism. I want to go back because that's where we started. I'm on not this. going to let you off on this because you have Go said ahead. it 3 times Okay. that God gave this land Yeah. to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. ले जी, इट विल बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। ये वो कह रहे हैं कि जनाब मिडल ईस्ट का जितने भी कंट्रीज हैं जिसमें अभी इससे पहले जो इंटरव्यू का हिस्सा है उसमें उन्होंने बताया है कि जॉर्डन है, उसमें लीबिया है, उसमें जो सॉरी जो लेबनान है वो है, फिर इराक का भी हिस्सा है, सऊदी अरब का भी हिस्सा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर वो ले सकते हैं तो ले लें। तो ये असद भाई ये क्या हो रहा है? जी, देखिए टकर कार्लसन जो उनका इंटरव्यू कर रहा था, बहुत शार्प आदमी, बहुत तेज़ आदमी है। ये एक्चुअली खुद भी रिपब्लिकन है ये। लेकिन हाँ, और ये लेकिन आजकल जरा काफी चेंज हुआ है। बट ही इज़ अ वेरी शार्प क्रिटिक ऑफ ज़ायनिज़्म। हाँ। इज़राइल, बल्कि इनफैक्ट इसके कई मैंने वीडियोज़ देखे हैं, इसमें उसने बहुत सही तरीके से पॉइंट आउट किया है कि इज़राइल का कोई फ़ायदा नहीं है अमेरिका को। छोटा-सा मुल्क है, 10, 15, 20 मिलियन की आबादी है, उसकी हाँ। कोई इकोनॉमी नहीं है, हमारे दिए हुए पैसों से वो चलता है, कोई उसके अंदर कोई अमेरिका के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम हर साल इतने 10-12 बिलियन डॉलर्स पे क्यों खर्च करते हैं? तो ये जो है ना, और ये तो वो बहुत स्ट्रेट अच्छा उसमें हकबी इसमें फँस गए इस इंटरव्यू में, क्योंकि वो उन्होंने वो आजकल इज़राइल में एम्बेसडर हैं, तो वो जो उन्होंने जो वहाँ पे नैरेटिव है वो यही है कि गॉड गिव दिस लैंड टू द जूस, वही उन्होंने रिपीट किया बगैर सोचे हुए। तो
टकर काफी समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो उसने कहा मुझे जेनेसिस में से दिखा दो उसका रेफरेंस, हाँ कहाँ की बात हाँ कर रहे हो तुम तो। हाँ और जबकि ये खुद जो हैं ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर हैं हकबी, हाँ जी ठीक है ना। तो हाँ वो हाँ उसके बाद जो है वो, इसलिए वो उनको जब कुछ नहीं बन पड़ा तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ कब्जा करना है तो कर लो हर एक कब्जा के ऊपर। करना। तो इसका इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं ये बात तो और प्लानिंग वगैरह तो चल रही है ना कि जनाब ये जो ममालिक हैं, ये जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है और ये जो सारी इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है कि ईरान को मिलिया मेट कर दिया जाए और तमाम की तमाम जो फोर्स है वहाँ पे इकट्ठी भी की जा रही है पर्शियन गल्फ में, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्लान इनके हाँ चल रही है ना, जिसको अमेरिका की बैकिंग भी हासिल देखिए है। नेतन्याहू ने कभी भी जो है वो इसको छुपाया नहीं है, और ये जो हार्डलाइनर्स हैं इसराइल के, वो कभी भी इसको नहीं छुपाते हैं, वो खुल के कहते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल की बात आप कर रहे हैं या इस पूरे लैंड की बात कर रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं ये हम और उनके फैसिलिटेटर्स जो है, देखे ना वो मुस्लिम कौम में से ही उनको मिल गए हैं अपने फैसिलिटेटर, हाँ जो कि उनको हाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं ग्रेटर इसराइल बनाने में, हाँ जिसके हाँ अंदर सारे फहरिस्त जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, और वो शहबाज शरीफ हैं, और इसी तरह के हाँ और भी हाँ सारे टटपुंजिए। किसी ने बहुत सही बात कही थी, वो जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसने कहा ये सारे के सारे जो हैं ये वो हैं कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अपनी जो डिक्टेटर्स वो वगैरह हैं और जो सब डिक्टेटर्स हैं, कुछ अनरिप्रेजेंटेटिव। डिक्टेटर्स हैं, कुछ हाँ मोनार्क्स हैं, कुछ कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है कि जो, और उसमें वो शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे जो कि फॉर्म 47 के हैं, 17 हाँ सीटों से प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसके ऊपर मैं देखिए आता हूँ, उस पे ऊपर मैं हाँ, आता हूँ क्योंकि उसके ऊपर हमने एक अलग से सेगमेंट करना है। मसला ये है कि जो इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि जी, इमरान खान को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है 25 तारीख को। और 25 तारीख को आपको मालूम है कि पिछले इस महीने भी उनको 25 ही को इंजेक्शन लगा था। तो अब वो हुकूमत ये कह रही है जी हम उनको शिफ्ट करेंगे वहाँ पे टीका लगवाने के लिए, और फिर हो सकता है वापस भी ले आ जाएं, या हो सकता है कि उसको रखें भी वहाँ पे और शायद एक दो दिन वहाँ पे रखना पड़े। लेकिन ये जो टर्न अराउंड हुआ है इनकी गुफ्तगू में, ये क्या हुआ है? ये प्रेशर की वजह से हुआ है या कुछ इन्होंने सोचा है कि यार इस तरह करना ही पड़ेगा वरना तो मसला खराब हो सकता है? देखिए 2 चीज़ें हैं, हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए ज़हन में अपने। करना तो उनको पड़ेगा, इमरान खान को छोड़ना भी पड़ेगा और इमरान खान की आँख का इलाज भी कराना पड़ेगा। वो तो उसपे तो कोई जाए मफ़र है ही नहीं, वो तो है, गिवन है। लेकिन ये जो छोड़ते हैं ना ये शोशे, कि 25 को लेके जा रहे हैं, पहले कह रहे थे वहाँ लेके जा रहे हैं। फिर आप देखें एक सीरीज़ है कि वो इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है बनी गाला में, और इसके अंदर ये जानबूझ के इस तरह की बातें फैलाते हैं ताकि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। नहीं, आज तो वजीर पार्लिमानी अमूर जनाब तारिक फजल चौधरी साहब ने फरमाया है जनाब, सारे उसी सारे के सारे गुलाम तो वेरी वही इंपॉर्टेंट फेडरल मिनिस्टर हैं। असद भाई आप क्या कह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल। वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, और लेकिन वो सारे के सारे गुलाम किसके हैं वो? आसिम मुनीर के हैं ना। तो वो ये शोषे छोड़ते रहते हैं वो इस तरह के। और हलीमा खान ने असल में क्लैरिटी से जो बात कर रहा है इस वक़्त, वो हलीमा खान कर रही है। एक बड़ा मसला ये है कि पीटीआई के साथ, कि पीटीआई के में कुछ लीडर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जैसे अली मीन गंडापुर है, और कुछ जो हैं वो इंतहाई निकम्मे, नालायक, इनकॉम्पिटेंट हैं, जैसे कि सलमान अकरम राजा हैं। तो वो अब उनको आप कितनी दफ़ा धोखा खाएँगे भाई? एक बिल से कितनी दफ़ा ड डसे जाएँगे आप? पहले आपको 10 दफ़ा वो बेवकूफ़ बना चुका है मोहसिन, वो उसी को भेजते हैं जभी भी पागल मोहसिन नकवी को, और आप दौड़े-दौड़े चले आते हैं। कभी वो इसको वहाँ चले गए, आप मिल के आ गए, और मोहसिन नकवी ने कहा कि ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम इनको वहाँ लेके जाएँगे शिफा इंटरनेशनल में। और आपने बात मान भी ली और आपने ऐलान भी कर दिया। झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, उसको इमरान खान को उठा के वो शिफा इंटरनेशनल में नहीं ले तो गए। बार बार क्यों मानते हैं, बार बार क्यों ये यकीन कर लेते हैं, हालांकि बार बार डसे जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो यहाँ तो बस पता नहीं यही कितनी देखें दफा ना डसे जा चुके हैं। कि इनमें कितनी मोमिनाना शान है कि जो एक ही बिल से, और वही बंदा आपको बेवकूफ बना रहा है। उसी बंदे ने आपको ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया था, अली बिन गंडापुर को। अली बिन गंडापुर को देखें आप, एक बार फिर उनके दिल में उमंगे और उम्मीदें जागना शुरू हो गई हैं कि शायद वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो वो अब सुहेल अफरीदी को गालियां बकना शुरू हो गए हैं, रोजाना उसके खिलाफ बात करते हैं। 2 लोग टारगेट हैं इस वक्त पीटीआई में, सुहेल हम्म, अफरीदी अलीमा और खान। अलीमा खान।
अब जितने भी ऐले मैले मैले कुचैले जितने भी थे, वो सब के सब अलीमा खान को टारगेट कर रहे हैं, शेर अब्दुल मरवत हुए या कुछ भी हुए उसके अंदर। और मुझे तो बहुत दुख हुआ कल चंदाना की बात का बयान पढ़ के कि उन्होंने फरमा दिया है कि वो भी डायरेक्ट अटैक कर रही हैं अलीमा खान के वो ऊपर। इट्स अ डायरेक्ट अटैक कि उन्होंने कहा कि अलीमा खान को अगर ये हमारी बात नहीं मानती तो ना माने। और वो जो अल्लामा नासिर हैं और वो तो हम जो कहेंगे हम वो मानेंगे। आप उनमें आपस में फूट डलवाना चाह रही हैं, लड़वाना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं आप? अल्लामा नहीं, अच्छा नासिर अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे कि ये क्या वजह है? अब उनको ये तो पता है ना कि अलीमा खान की क्या इंपॉर्टेंस है। अलीमा खान साहबा उनकी रियल सिस्टर हैं, और दूसरी बात ये है कि उनका अपना एक रोल है, और सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी बात पे ट्रस्ट करते हैं। इसके बावजूद अगर ये लोग सारे अटैक कर रहे हैं अलीमा खान के ऊपर, तो इसका मतलब है ना कुछ इसके पीछे कुछ चल रहा है ना। जी इसके जी पीछे कुछ बताया गया है ना कि भाई इमरान खान इज नो मोर इन पॉलिटिक्स, इमरान खान इज नॉट कमिंग बैक, तो इसलिए आप अपनी जो पोजीशंस हैं वो अपनी चेंज कर लें। इस तरह की चीजों में जो जो लोग आ रहे हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं कि पार्टी के अंदर रह सकें? नहीं, वो बिल्कुल आज 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 वैसे बाय द वे, आज जो जो इंटरव्यू उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया है अलीमा खान साहब ने, उन्होंने कह दिया कि जो लोग नहीं इमरान खान के लिए कुछ कर सकते वो साइड पे हो जाए। बिल्कुल। और उन्होंने पहले भी कहा था, ये पहली दफा नहीं कहा उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और आपको इमरान खान से कि आपके नजदीक अहमियत नहीं है, तो फिर आप साइड में हो जाएं। जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दें। देखिए, सोहेल अफरीदी चूंकि लोगों को मोटिवेट करता है, बाहर निकालता है, और वो सुनता नहीं है, डरता नहीं है इनसे, इनकी किसी बात पे वो खाइफ नहीं है, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अली अमीन की तरह। तो उसके ऊपर भी अटैक है। और अलीमा अब तो वो कह रहे हैं कि वो भी टिकटॉकर वजीर आला बन गया। ऐसी बकवास खामा-खाई की वो। देखिए ना, अब कुछ और करने के लिए नहीं है, तो ये कहना शुरू कर दिया। तो वो यही है ना कि ये आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि किन 2 आदमियों पे, किन 2 लोगों के ऊपर अटैक फोकस्ड है। इन्हीं दोनों अलीमा खान के ऊपर भी और उनके ऊपर, क्योंकि यही 2 वो लोग हैं। बेसिकली यही 2 लोग रह गए हुए हैं अभी तक, बाकी तो आप सब लोग फारिग हो चुके हैं। जी, आप इसको इस तरह कह लें या ये कह उनकी लें। फैमिली रह गई भी है, या ये अफरीदी रह गया है। जी, अब ये कह लें या ये कह लें कि वही 2 लोग हैं जिनके ज़हन में क्लैरिटी है। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ अल्लामा नासिर साहब को या नहीं, हमारे उनकी जो डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके अपने स्टेक्स हैं, नहीं, उनके जो अपने भी है, नहीं, इंटरेस्ट नहीं, होंगे। मैं कह रहा हूँ बहुत मुखलिस है इमरान खान साहब, लेकिन हाँ। पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है। देखिए, ये बात मेरी आपकी पहले भी हुई थी, जब 78 साल से आपने कब्ज़ा किया हुआ हो आर्मी ने, और पॉलिटिकल पार्टीज को उभरने नहीं दिया गया हो, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से आने नहीं दिया हो, अपनी मर्जी के लोग बिठाएं, तो पॉलिटिशियंस कैसे डेवलप होंगे? तो हालांकि ये इनमें पर्सनल इंटेग्रिटी बहुत है, अल्लामा नासिर में भी है, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, क्या है, दूसरे जो है बलूचिस्तान से जो है वो जो अपोजिशन अचकजई महमूद अचकजई अचकजई। साहब हैं, उनमें भी पर्सनल इंटेग्रिटी बहुत है। लेकिन वो लेकिन वो देखे ना, उनको बेवकूफ बना दिया इस 2% के आदमी ने, नकवी ने, मोहसिन नकवी ने। और ये वही मोहसिन नकवी है जो पहले जब से आपको बेवकूफ बनाता रहा है, आप फिर दोबारा बन गए। आपको नहीं मालूम, आप भूल गए हैं कि नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ था। उन्होंने झूठी मेडिकल रिपोर्टें बनाई थी, इतनी ज्यादा उन्होंने मेडिकल झूठी रिपोर्टें बनाई थी कि उसमें डॉक्टर यास्मीन को धोखा खा गई थी। जो सीईओ हैं उनके, शौकत खानम के, वो भी, हाँ, वो जी, वो भी उसमें आ गए थे। उनको भी धोखा दे दिया था, क्योंकि वो हाँ। उन्होंने पूरी मैन्युफैक्चर की थी वो ब्लड। ये इनका काम ये है मैन्युफैक्चर करना। और आप इनकी झूठी बनाई हुई रिपोर्टों के ऊपर आपने ऐलान कर दिया कि इमरान खान की आंख जो है वो तो 70% ठीक हो गई है। अरे, आप खुद सोचें, कल तक 85% खराब थी, आज 70% ठीक हो गई है। ये कौन सा मिरेकल हो गया है भाई ऐसा? तो इसमें तो कोई कॉमन सेंस भी की भी कोई बात नहीं फिर थी। क्या छुपाया क्या जा रहा है? मुझे समझाइए ना जरा, हाँ, छुपाया, क्यों दैट्स अ गुड नहीं पॉइंट। मिलवाया? क्यों देखिए, नहीं डॉक्टर मिलवाया जलील जा जो रहा? है, फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, डॉक्टर्स को जी नहीं जी, मिलवाया जा बिल्कुल रहा, बिल्कुल। बल्कि अब तो कुछ डॉक्टर्स जो हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी कहा गया है कि उनको भी नहीं मिलाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखें, ये आपने ना इस वक्त मिलियन डॉलर का क्वेश्चन किया है कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू हाइड। डॉक्टर जलील पाक पैक के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और ये एक बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर डैलस भी में हैं, हाँ हाँ डैलस में होते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं एक दफा, हाँ अगर हाँ आपको याद हो। हाँ। तो उसमें उन्होंने, उनसे मेरी बात हो रही थी,
उन्होंने ट्वीट भी किए हैं, ये सिर्फ मुझसे बात पर्सनली बात नहीं की, उन्होंने ट्वीट भी किए हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को पॉइजन दिया गया है, पॉइजन की वजह से इसमें ब्लड क्लॉटिंग हुई है और बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है कि इट इज मोस्ट लाइकली सल्फर पॉइजनिंग, क्योंकि आर्मी के पास सल्फर की तो बहुत हथियारों में पड़ते हैं, वो तो बहुत होती है जखार, तो उन्होंने कहा ये पॉइजनिंग है, लगती है। और चूंकि बहुत से पॉइजन ऐसे होते हैं जिनका असर बॉडी से फ्लश होते हुए 3 महीने तक 4 महीने तक लगता है, तो तो अभी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो टाइम गेन कर रहे हैं कि फ्लश आउट हो जाए, तो गेन फिर कर रहे हैं कि बाय द टाइम वो हॉस्पिटल में जाएं और इमरान खान का ब्लड टेस्ट हो, वो फ्लश हो चुका हो बॉडी से। वो खुद आई एम श्योर वो क्या कर रहे होंगे कि वो खुद थोड़े थोड़े दिनों में ब्लड टेस्ट लेके देखते हुए इमरान चेक खान कर का रहे यार अभी होंगे, भी ट्रेस है चेक या कर रहे नहीं है। हैं। जब बिल्कुल ट्रेस नहीं होगा तो फिर कहेंगे अच्छा भाई तो आज फिर मिला कहेंगे है जी और आधे हम आपको मिलवा देते हैं। वो आप एहसान करेंगे हमारे ऊपर कि हमको मिले। तो आई थिंक दिस इज मेक व्हाट सेंस। डॉक्टर जलील इज सेइंग, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। हाँ, मेक सेंस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो अटैक हम बात कर रहे थे, जो शंदाना, बल्कि आई एम रियली सैड अबाउट इट कि शंदाना जैसी खातून जो हैं, जो बड़ी अच्छी बोलती भी अच्छा हैं, सब कुछ अच्छा है उनका, वो काफ़ी कमिटेड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो सिलसिला चल रहा है, अब देखिए ना, गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया, गंडापुर साहब आज कह रहे थे कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन वाई नाउ? पहले इनको नहीं समझ आती कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, या ये अभी भी ये कुछ ना कुछ कोई धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? गंडापुर जो है वो तो 100% थॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस पे तो मुझे 1% भी शुबा नहीं है। इन्होंने जब तक ये चीफ मिनिस्टर रहे, जो उन्होंने, अब मैं अगर लिस्ट गिनवाना शुरू करूं, पहले हफ्ते जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो जिन लोगों ने केपी पुलिस के जिन लोगों ने गोलियां मारी थी, शहीद किया था पीटीआई के वर्कर्स को, उनको उन्होंने अवार्ड दिया, गले मिले उनसे, उनको मेडल पहनाए उनको। तो ये तो पहले दिन से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बेइंतहा बुज़दिल इंसान हैं। वो इतना काँपते हैं, वो मेरे ख़्याल से मोहसिन नकवी से बेचारे वो उनकी गुलामी जो है उसमें तारीफें ही तो कर रहे होते हैं उनकी बहुत ज्यादा। हाँ, तो और दूसरा शंदाना का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए मुझे शंदाना की इंटेग्रिटी भी शुबा नहीं है, लेकिन ये तो इंतहाई अहमकाना बयान दिया है उन्होंने। अगर आप में पॉलिटिकल एक्यूमेन है ज़रा भी, तो आपको इस टाइप का बयान नहीं देना चाहिए कि अगर वो मानते हैं तो माने हमारी बात, वरना हम खुद ही कर लेंगे। अब वो अल्लामा नासिर, तो आप तो ये एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि आप ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज़हर कातिल है ये, कि ये एक वाकई तरफ वो जो है वो अल्लामा नासिर हैं और चकज़ई साहब हैं, और दूसरी तरफ जो हैं वो अलीमा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं ये है, हाँ। अच्छा, ये बिल्कुल साथ वो एक साथ हम पेज पे है। ये जो रमजान में तहरीक को रोक देने वाली बात हुई है, और अभी बल्कि जो लेटर्स आया है वहाँ पे कोट लखपत से जो हमारे असीरान हैं उनका भी, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जी अभी आप 4-5 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, कुछ उसमें बड़े काफ़ी रेलेवेंट भी हैं, लेकिन जो इसमें पोस्टपोन कर देने वाली बात है रमज़ान में। अब रमज़ान में ठीक है, रोज़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रमज़ान में जंगें भी तो होती हैं, रमज़ान में तो तहरीकें, नहीं वो मतलब ठीक सही है, है, आप लेकिन आप पॉज़ जानते ले हैं सकते हैं। कि हमारे लोग अभी वो बहुत समझदार लोग हैं। डॉक्टर डॉक्टर साहबा भी, उमर चीमा भी, और शाह काफी महमूद भी लोग हैं। हमारे वो भी, तो वो समझदार लोग हैं, उनको मालूम है कि लोग कितने पानी में हैं। लोग क्या हुँ। रमजान में जब रेगुलर मौसम, अच्छे मौसम में और रेगुलर निकलने के लिए जब उनको तैयार करना पड़ता है, तो रमजान में तो फिर भी एक बहाना होता है कि जी हम रोजे से हाँ। हैं, हम सहरी करनी है, हमें इफ्तार करनी है। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे हजारों की तादाद में, कि जो रमजान में भी निकलेंगे। लेकिन लेकिन रमज़ान में ये देखें ना, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, नॉर्मली होता है पॉज़ एक आ जाता है, लेकिन रमज़ान में अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान की सेहत जो है वो मज़ीद वर्सन हो जाती है, मज़ीद ख़राब हो जाती है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आएगी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो आपको, आप ऐसा कोई प्लान, ये सारे प्लान जो होते हैं ना खजाना साहब, ये स्टैटिक नहीं होते, ये डायनामिक प्लान होते हैं। अब करंट सिचुएशन, स्टैटिक सिचुएशन ये है कि वो, कि अब इमरान अब और कि अब उनको नेक्स्ट जो उनका पॉइंट होगा जहाँ शॉट्स उनको लेने होंगे। अगर हम ये देखेंगे कि जो 2 बेसिक, जो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बुनियादी डिमांड्स हैं अलीमा खान की और पीटीआई की, एक तो ये कि उनकी फैमिली का कोई बंदा साथ होना चाहिए उनके। दूसरा ये कि उनका अपना डॉक्टर उनके साथ होना चाहिए। अगर वो इस पे एग्री नहीं करते हैं तो डेफिनिटली फिर पीटीआई
इंतजार नहीं करेगी कि हम 1 महीने बाद करेंगे या 2 महीने के बाद हाँ, लेकिन करेंगे। अभी देखें ना, अभी जो रिहाई फोर्स की बात हो रही है वो भी कहीं नहीं जा रही, उसमें अपने पीटीआई के अंदर ही मुखालफतें शुरू हो चुकी हुई हैं, वो भी लगता है कि शेल्फ कर दी जाएगी। तो देखिए, ये इसलिए कोई कौन भी कर रहा है मुखालफतें, ये भी तो देखें ना आप, किसने की है? अली मोहम्मद ने की है। अली मोहम्मद 100% कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उन्होंने हर मौके पे पीठ पे छुरा घोंपा है पीटीआई की। तो ये जो लोग कर रहे हैं, ये शेर अब्दुल मरवत हुए, शेर अब्दुल तो पीटीआई से ताल्लुक ही कोई नहीं है उनका। तो ये सब लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो उसकी वजह ये है कि देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एमक्यूएम ने जब कराची में थी, तो वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ थी कि कराची जो कि 30 मिलियन का शहर है, ठीक है ना? पाकिस्तान का 1/10 वहाँ रहता है, हम्म, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है। वो जब चाहते थे 1 घंटे के नोटिस पे पूरा शहर बंद कर देते हाँ, कर देते थे। थे 1 घंटे बिल्कुल। के नोटिस पे। कोई पहिया मूव नहीं कर सकता था कराची के अंदर, जब हाँ वो हाँ बंद कर हाँ देते थे कराची हाँ, को। हमने देखा है, हमने देखा आप आपने ऑर्गेनाइज, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी और उन्होंने काम किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन थी हर हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई का तो नहीं है ना। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मुझे पीटीआई का आगे। ये जो है ना आपका हाँ, रिलीज फोर्स, उसका मकसद ही यही है कि उसको हर लेवल पे ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि अच्छी ये बात। आप सड़कें बंद कर सकें, ताकि प्रोटेस्ट कर सकें, ताकि पहिया जाम कर सकें, ये इसीलिए है। हाँ, हाँ, सही बात है। अच्छा, लेकिन साथ-साथ ये भी मुझे बताएँ, जो इम्पोर्टेंट आइडिया आपकी नज़र करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आपके दोस्त हैं चौधरी फवाद साहब, उन्होंने कहा जी कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और उसके ज़रिए से जो है मामलात को हल किया जाए। ये अब कौमी हुकूमत क्या, पहले भी तो कौमी हुकूमत बनी थी ना, ये जब इलेक्शन हुए थे और इमरान खान को निकाल के बाकी सारी पार्टी तो उसमें शामिल थी। तो अरे अब क्या ये नया आइडिया लेके आ रहे हैं? ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी ये कहानी सुनी थी, कौमी हाँ, हुकूमत, हाँ, कौमी हुकूमत, हाँ। कौमी हुकूमत। फिर उसके बाद मुशर्रफ के ज़माने में भी ये कौमी हुकूमत, कौमी हुकूमत। आर्मी के पास जब हार जाती है, जब सारी चीज़ें उसकी शिकस्त खा जाती हैं, तो वो आखिरी कार्ड के तौर पे कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत ये क्यों? अब आप पूछेंगे फवाद चौधरी, इनके पास एक ही होप है कि कोई कौमी-वौमी टाइप की हुकूमत बने तो शायद मुझे कुछ मिल जाए, हलवे में से हिस्सा हुँ, मिल जाए। वैसे हाँ, तो ये खत्म हो गए, इनके पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए, कोई इन्हें पूछता नहीं है, कोई इनकी तरफ मुड़ के देखता नहीं है, कोई इनकी बात नहीं सुनता है। तो अब शायद अगर कोई हुकूमत, कौमी हुकूमत मिले, तो शायद कोई मेरा हिस्सा भी बन जाए, कोई छोटा-मोटा, अगर फेडरल में नहीं तो पंजाब में बन जाए, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन जाए, कहीं तो बन जाए ना उसके अंदर। तो हाँ। ये इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, वेट ड्रीम्स हैं इनके, और इसकी कोई हैसियत नहीं ओ है। अच्छा, ये मरियम साहबा का जो जहाज़ है वो बड़ी उसमें खबरें चल रही हैं। ये अचानक जियो जैसे चैनल्स और दूसरे जो लोग हैं वो शुरू हो गए हैं पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर या अटैक करने में। इसकी क्या वजह है? ये अचानक क्या हुआ क्या है? कुछ ना कुछ तो हुआ है। जी, देखें, ये गल्फ स्ट्रीम जी500 है और ये हाँ, टॉप ऑफ द लाइन एग्ज़ेक्टिव प्लेन है ये। हाँ, इसमें हाँ। 19 लोग आते हैं, ये 11 बिलियन रुपीस का है ये। हुँ, पूरी की पूरी पीआईए, जिसमें कि 24 जहाज़ थे, कितने थे, वो आपने 10 अरब में बेची थी, और ये अकेला जहाज़ 11 अरब का है, और इसमें सिर्फ़ 19 लोग आते हैं, क्योंकि एग्ज़ेक्टिव प्लेन है ना। ये वो हाँ, प्लेन है ही नहीं, ये कि आप आम प्लेन जो पैसेंजर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर लोग जा रहे होते हैं, वो उसके अंदर तो 150-200 लोग होते हैं, 250-250 लोग होते हैं। इसमें तो 19 लोग आते हैं, ये एग्ज़ेक्टिव का प्लेन है ये। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है, इसमें ज़रा बेड भी है नोट इसमें। कीजिएगा कि ये इसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर, और इसमें लोग आते हैं 19। हुँ। तो ये पूरी की पूरी तैयारी है, पूरे के सारे शरीफ खानदान को फरार होने की। नॉन स्टॉप 10,000 किलोमीटर, तो ये नॉन स्टॉप बगैर रिफ्यूलिंग के लेकिन लंदन इसमें जाएंगे। ये चलें, वो तो वक़्त आएगा तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ होगा और जिस तरह रिक्शे की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि हो चुका है शुरू, वो भी आप देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊँ, ये जो कंपनी है गल्फ स्ट्रीम, इसकी पार्टनर कंपनी है जो कि इज़राइली कंपनी है। हम्म, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो पार्टनर कंपनी है, वहाँ पे इसराइल में इस तरह का जो तैयारा है, उसको इंटेलिजेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब मुझे खतरा ये है कि ये जो जिन्होंने भी इनको दिया है या गिफ्ट दिया है या जिस तरह भी हुआ है, उसके अंदर ये कहीं इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कई लोग जो हैं वो बाहर के लोग इन्वॉल्वड हैं, तो उसमें इंटेलिजेंस भी हो सकती है और ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो कि ये करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। आप बिल्कुल, ये इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
अमेरिका से आप यहाँ से प्लेन्स ले रहे हैं, वो भी प्राइवेट पार्टी से, तो क्योंकि इनके पास ये कोई मैकेनिक तो है नहीं कि आप उसको जहाज को खोल के उसके अंदर जाके देख लेंगे। ये तो सारी चीजें सील होती है, हाईली इतना ज़्यादा टेक्निकल होता है। पाकिस्तान में तो कोई है भी नहीं जो जहाज को हाँ, के हाँ, पास जाके उसका कोई एक ढक्कन उठा के कोई चीज देख सके उसके अंदर। तो और वो जो उसको मेंटेनेंस करने वाले होंगे, मेंटेनेंस क्रू होगा, वो सारा का सारा बाहर का ही होगा, गल्फ स्ट्रीम का ही होगा वो। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें तो हाँ। हमारा कोई कंट्रोल होगा ही नहीं इसके मुझे ऊपर। तो यही और डर उन्हें मुझे तोहफा देने की आपने क्या बात की भाई? जब पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसा मौजूद है लूटने के लिए, तो क्या जरूरत है किसी और से पैसा लेने, किसी और से गिफ्ट लेने की? हाँ, हाँ। अच्छा जी, ये जो हुआ है, जो बोर्ड ऑफ पीस की जो सारी कार्रवाई हुई है, अभी आपने शुरू में बात तो की, लेकिन मैंने इसलिए आपको रोका कि थोड़ा-सा आखिर में इसमें बात करेंगे, कि वहाँ पे जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को कंधा उनके ऊपर हाथ डाला और वो जैसे पता नहीं एकदम वो हिल गए और उनको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। बच्चे ये की क्या तरह ना, तरीका बिल्कुल ही, हाँ। ये तो डिप्लोमैटिक बल्कि नुआंसेस के भी खिलाफ है। ये कैसे उन्होंने किया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। भाई जब आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हैं, तो सामने वाले को बेइज्जती करने में कितना, अब ट्रम्प तो वैसे ही अच्छे-अच्छों की बेइज्जती कर देता है। हाँ। उसने बुला के यूक्रेन के प्रेसिडेंट की क्या बेइज्जती की ओए थी। होए होए! तो भाई यस। आप तो तैयार हैं कि आओ हमारी बेइज्जती करो, तो फिर आपकी बेइज्जती क्यों ना हो? और वहां तक जहां जहां तक उसका ताल्लुक है, वो पीस ये तो तय हो गया है। देखिए ना, अब इन्होंने ये जो गेम खेल रहे हैं, ये जरा डिफरेंट गेम है। ये इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई हम आप आप हमें जो हुक्म देंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आपसे हमें जो चाहिए आप अनाउंस ना करें, लेकिन पब्लिकली ना, क्योंकि यहाँ बैकलैश होगा पब्लिक को। ये पाकिस्तानी कौम अभी इसके लिए तैयार नहीं है कि आप इजराइल फौज भेजें इसराइल की हेल्प के लिए और इस पैलेस्टीनियन से लड़ने के लिए, हमास से लड़ने के लिए। तो वो इस बात के ऊपर जो उन्होंने ये गेम खेल रहे हैं कि भाई आप अनाउंस ना करें, जो भी करना है हम करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए वो खामोशी से हम ये कर देंगे, लेकिन डोंट हुँ। मेक इट अ बिग इशू। बाकी हाँ, जो लोग हाँ। हैं वो इसको जरा फैन फेयर के साथ और बड़े उसके साथ करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग है, सारे अलग-अलग गुलाम हैं वहां पे, जितने भी सारे बैठे हुए हैं, गुलाम हैं। हाँ, वो तो ऊपर से नज़र आ लेके रहा है। नीचे तक। चलें, इसके ऊपर आपका तज़किया इंशाल्लाह जारी रहेगा। सो भाई थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।